फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 7 यूनिट सेकंड है अपनी स्टेबिलिटी। बहुत छोटी सी यूनिट है ये और ये उसी का कुछ पार्ट है, अपन उसको उसमें भी पढ़ सकते थे फर्स्ट यूनिट में, लेकिन अब मैंने इसको सेपरेट कर दिया है इनडिटर्मिनेसी से। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है सबसे पहले अपन समझते हैं। तो स्टेबिलिटी का मतलब वही है जो आप मटेरियल के लिए पढ़ते थे कि ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के कारण मटेरियल बिना किसी डिफॉर्मेशन के लोड को रेजिस्ट कर पाता है। जैसे मान लीजिए मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मुझ पर कोई फोर्स लगा रहा है और मैं एज इट इज खड़ा हुआ हूँ फोर्स लगाने के बावजूद, मतलब मैं डिफॉर्म नहीं हो रहा और उसको झेल भी रहा हूँ, दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ। उसको झेल रहा हूँ मैं और मैं डिफॉर्म नहीं हो रहा, तो मतलब क्या है, मैं स्टेबल हूँ। और ये जो प्रॉपर्टी है मेरी उसको झेलने की विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, वो क्या कहलाएगी, अपनी स्टेबिलिटी। तो बात आती है स्टेबिलिटी की, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मटेरियल की नहीं है भैया। मैंने आपको अभी डेफिनेशन मेटेरियल की बताई, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे हमने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं अभी तक, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने, जो मालेबिलिटी, हार्डनेस, स्टिफनेस, ब्रिटलनेस और ये डक्टिलिटी, जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी है सारी मटेरियल की होती थी। ये जो प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी, ये मटेरियल की नहीं है प्रॉपर्टी, ये किसकी है, स्ट्रक्चर की। ये किसकी प्रॉपर्टी है, स्ट्रक्चर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो स्ट्रक्चर कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि बीम, ठीक है। अब भैया ये बीम की प्रॉपर्टी है कि बीम जो है बिना डिफॉर्मेशन के लोड को झेल पा रही है, लोड को रेजिस्ट कर पा रही है। वो जिस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा कर पा रही है ना, वो उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे स्टेबिलिटी। तो ये किसकी प्रॉपर्टी थी, बीम की। तो अब इसके अंदर अपना कोई रोल नहीं किसी और चीज़ का, जैसे कि बीम चाहे लकड़ी की बनी हो, चाहे बीम हमारे स्टील की बनी है, चाहे कास्ट आयरन की, चाहे रॉट आयरन की, चाहे माइल्ड स्टील, किसी भी चीज़ की बनी हुई है बीम हमारी। तो मतलब यहाँ मेटल की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल स्ट्रक्चर मतलब बीम की बात कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, स्ट्रक्चर की, नॉट मटेरियल। अब स्टेबिलिटी अपनी कितने प्रकार की होती है, ये होती है अपनी दो प्रकार की, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेबिलिटी। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, बात हो रही है स्ट्रक्चर की, तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी का मतलब किस चीज से होगा, तो हमें समझ में आता है कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी का मतलब तो होगा एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन से, कि एक्सटर्नल सपोर्ट कैसे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारा ये है स्ट्रक्चर, ये बीम है, इधर भी रोलर लगा दिया और इधर भी रोलर लगा दिया, दोनों तरफ रोलर है। अब बताओ, जब दोनों तरफ बीम रोलर पे टिकी हुई है तो थोड़ा बहुत भी आपने इसको ये मूवमेंट दिया तो बीम तो आगे खिसक जाएगी, आगे भग जाएगी। भाई दोनों तरफ रोलर ही तो लगे हुए हैं, उस पर आपने बीम को लगा दिया, तो थोड़ा भी आप उसको खिसकाओगे तो बीम आगे भग जाएगी। भग जाएगी मतलब क्या है, वो स्टेबल है ही नहीं, एक्सटर्नली अनस्टेबल है। तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, सपोर्ट कंडीशन और रिएक्शंस पर डिपेंड करेगी। ये कई प्रकार की होती है, अपन देखेंगे। और इंटरनल किस पर डिपेंड करेगी, इंटरनल करेगी हमारे इंटरनल मेंबर अरेंजमेंट पर। जैसे कि हमारा कोई ट्रस है, ये केवल ट्रस के लिए होती है, ठीक है। तो ट्रस की अगर मैं देख रहा हूं कि एक्सटर्नल देखा मैंने, तो एक्सटर्नल तो क्या, एक तरफ हिंज है, दूसरी तरफ रोलर है। तो हिंज जो था वहां रोलर की तरफ से अगर आपने यूं इसको थोड़ा खिसकाने की कोशिश करी तो ये रोलर तो खिसकने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ हिंज तो आगे बढ़ने ही नहीं देगा इसको। तो मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर आगे नहीं खिसक पाएगा। नहीं खिसक पाएगा मतलब एक्सटर्नली स्टेबल है ये, एक्सटर्नली। अब बात करते हैं इंटरनली की, कि बाहर से तो ठीक है, मजबूत है, ये स्टेबल है, लेकिन इंटरनली अगर अपन कोई फोर्स लगाते हैं ऊपर से या कहीं से, तो इंटरनली सभी मेंबर उन फोर्सेस को झेल पाते हैं या नहीं। अगर झेल पाते हैं तब तो इंटरनली स्टेबल है, नहीं झेल पाते तो इंटरनली अनस्टेबल है। ये वाली बात आप माइंड में रखना। बात क्लियर है कि नहीं। तो इंटरनल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, इंटरनल मेंबर और फोर्स अरेंजमेंट पर, ठीक है ना। अब एक चीज, एक टॉपिक और अपन इसमें क्लियर करते हैं। सेकेंड, देखो जो मैंने बोला, जो अपनी ये वाली बीम रहती है सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सिंपली सपोर्टेड का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, ये वो बीम होती है जो किन्हीं दो सपोर्ट पर सिंपली अपन रख देते हैं। दो ईंट रखी हुई है, उसके ऊपर आपने बीम को रख दिया, वो सिंपली सपोर्टेड है। लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम को अगर आप किसी उससे दिखाना चाहते हो, किसी आप सपोर्ट की सहायता से दिखाना चाहते हो, तो कैसे दिखाओगे उसको, दोनों तरफ ऐसे हैं, मतलब वर्टिकल रिएक्शन आनी चाहिए। तो वर्टिकल रिएक्शन आनी चाहिए, तो एक ने बना दिया डायग्राम, सर हम इसको सिंपली सपोर्टेड बीम को हम ऐसे दर्शा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो सिंपली सपोर्टेड केवल वर्टिकल रिएक्शन होती है और इसमें भी केवल वर्टिकल होती है रिएक्शन, इसमें हॉरिजॉन्टल तो आती नहीं है। तो अगले ने क्या कहा, सर हम सिंपली सपोर्टेड बीम को इस तरह से दर्शा सकते हैं, ठीक है।
क्या हम ऐसे दर्शा सकते हैं? दर्शा तो सकते हैं भाई, लेकिन ये सिंपली सपोर्टेड तो हो गई, लेकिन ये स्टेबल तो है ही नहीं। आप थोड़ा सा मूवमेंट दोगे आगे खिसक जाएगी। इसका मतलब हम बीम को कभी ऐसे दर्शा नहीं सकते, क्योंकि हम अनस्टेबल या फेलियर चीज़ की स्टडी कभी करते ही नहीं है। ठीक है ना। अब बात करता हूँ मैं आगे इसी के अंदर फर्दर कि क्या मैं सिंपली सपोर्टेड बीम को ऐसे दिखा दूँ, दोनों तरफ हिंज, क्योंकि हिंज में वर्टिकल होती है बिल्कुल, लेकिन हिंज में भैया हॉरिजॉन्टल भी तो होती है। तो हिंज में कितनी रिएक्शन होगी? 2 और 2 4 हो गई रिएक्शन। 4 रिएक्शन हो चुकी है, 4 - 3 बराबर 1। तो एक्सटर्नली 1 डिग्री अनस्टेबल है, डिटर्मिनेट नहीं है, ये इनडिटर्मिनेट हो गया। जबकि अपनी ये जो होती है इसमें तो 2 वर्टिकल रिएक्शन और दोनों अपन निकाल लेते हैं इजीली, मतलब ये डिटर्मिनेट होता है। तो अब की बार क्या कंडीशन फंस गई? पहले वाले केस में डिटर्मिनेट तो था लेकिन अनस्टेबल था। दूसरे वाले, इस वाले केस में क्या था? ये डिटर्मिनेट था बट क्या है? अनस्टेबल। और हमको सिंपली सपोर्टेड, मैं अपन केवल इतना करना चाह रहे हैं कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है SSB, उसको मुझे दर्शाना है सपोर्ट्स के रूप में। कैसे दर्शाऊंगा? तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है हमारी? डिटर्मिनेट होती है कि नहीं? बिल्कुल, दोनों रिएक्शंस को इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि 2 ही रिएक्शन होती हैं। और क्या होती है ये हमारी? स्टेबल होती है। भाई ईंट के ऊपर रखी हुई है, ईंट थोड़ी ना ऐसे मूव हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ईंट आगे यूं गोल गोल थोड़ी घूम जाएंगी। तो ये डिटर्मिनेट स्टेबल होती है। तो मतलब जैसे भी हम दर्शाएंगे वो चीज़ भी कैसी होनी चाहिए? सपोर्ट्स हमारे डिटर्मिनेट और स्टेबल। पहला केस मैंने इस बीम को ऐसे दर्शा दिया तो सही था क्या? गलत था। हमने तो केवल इतना दिमाग लगाया कि इसमें वर्टिकल रिएक्शन होती है, तो मैं यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन रोलर में होती है तो रोलर वाला लगा देता हूँ, मेरा काम चल जाए। अरे ये डिटर्मिनेट तो है लेकिन क्या हो गया? ये अनस्टेबल हो गया। लेकिन ये डिटर्मिनेट स्टेबल है तो अपन ऐसे ही नहीं दर्शा सकते। ठीक है। सेकंड, अगले ने क्या किया? दोनों तरफ हिंज दिखा दिया। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल था ऊपर वाला। तो स्टेबल कैसे बनेगा? हिंज लगा देता हूं। हिंज लगा दिया दोनों तरफ, तो दोनों तरफ हिंज लगाने से क्या हो गया? 2 और 2 4 रिएक्शन, 4 - 3 बराबर 1, मतलब इनडिटर्मिनेट हो गया। ये हो गया भैया इनडिटर्मिनेट। स्टेबल तो है ये स्टेबल है लेकिन क्या है? इनडिटर्मिनेट। ठीक। तीसरी बात आती है अब हमारे किस चीज की? अब ना तो हम ये ऐसे दिखा सकते और ना ही हम ऐसे दिखा सकते। इसमें तो बैठ रहा है अनस्टेबल और इसमें बैठ रहा है इनडिटर्मिनेट, जबकि हमको बनाना क्या है? डिटर्मिनेट स्टेबल। तो मुझे दिख रहा है ये डिटर्मिनेट स्टेबल। ये कैसे बनेगा? ऊपर वाला डिटर्मिनेट है, मतलब एक तरफ तो मैं लगा देता हूं इसमें रोलर सपोर्ट और दूसरी तरफ लगा देता हूं हिंज सपोर्ट। रिएक्शन कितनी हो गई? 1 और 2 3 रिएक्शन। ठीक है। 3 - 3 बराबर 0 का मतलब डिटर्मिनेट। एंड स्टेबल है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? आप इधर खिसकाना चाहोगे तो खिसकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रोलर सपोर्ट लगा हुआ है इसलिए। तो इतनी सी बात थी कि अब अपन इसको कैसे दिखाएंगे? ऐसे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भाई सिंपली सपोर्टेड बीम को निम्न में से कैसे दिखा सकते हो आप? 1 2 3 ऑल ऑफ देम, तीनों तरीके से नहीं दिखा सकते। ऐसे नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है। ऐसे नहीं दिखा सकते क्योंकि ये इनडिटरमिनेट। ऐसे बिल्कुल डिटरमिनेट। इसलिए सिंपल सपोर्टेड बीम को हमेशा ऐसे दिखाते हैं। ठीक है ना। अब आप गौर करना, कभी क्वेश्चंस देखो बुक्स के अंदर तो एसएसबी को ऐसे ही दिखाया जाता है, ऐसे नहीं दिखाया जाता, ना ही ऐसे। ठीक है ना। तो ये स्टेबिलिटी अपन पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ये। अब अपन स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, फिर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी पढ़ते हैं। तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात हो रही थी यहाँ पर। तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी केवल किस पर डिपेंड करती है? केवल और केवल एक्सटर्नल सपोर्ट और रिएक्शंस पर, कि एक्सटर्नल सपोर्ट कितनी है और रिएक्शन कितनी है उस पर डिपेंड करती है। और इंटरनल किस पर डिपेंड करेगी? इंटरनल मेंबर अरेंजमेंट पर। इसका मतलब इसमें तो होगी नहीं बीम वाले केस में, बीम के तो मेंबर अरेंजमेंट सिंपल होता है। ठीक है ना। और वो फ्रेम में भी नहीं होती इंटरनल केवल किस में पाई जाती है? हमारे इंटरनल स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे केवल और केवल ट्रस की। फ्रेम की इसलिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेम जो होता है रिजिड जॉइंटेड होता है, तो वहां पर तो इंटरनली स्टेबल होता है। वो सारे जॉइंट क्या है? बिल्कुल फिक्स है। या तो वो फेल हो जाएगा, टूट ही जाएगा, या फिर वो झेलता रहेगा लोड को। 2 ही केस होते हैं। ठीक है ना। और बीम वाले केस में भी अपन नहीं चेक करेंगे, केवल इंटरनल किस में होगी? हमारे ट्रस के केस में। तो मैं इसे मिटाता हूं। अब 1 बाय 1 दोनों अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं अपन। तो अपन हेडिंग डालेंगे स्टेबिलिटी। यह है
स्ट्रक्चर की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण स्ट्रक्चर बिना डिफॉर्म हुए लोड को रेजिस्ट कर पाता है। स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पर हमारे बात नहीं हो रही है किस चीज़ की, किसी मेटेरियल की, केवल पूरे स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि वो डिफॉर्म भी नहीं होगा, लोड को झेलेगा। अब कितने प्रकार की होती है तो मैं लिखता हूं स्टेबिलिटी ऑफ टू काइंड्स। एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी ये किस पर डिपेंड करती है भाई? डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट एंड रिएक्शंस, और ये डिपेंड्स ऑन इंटरनल मेंबर अरेंजमेंट। ये तो इंटरनल मेंबर अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है कि आपने अंदर जो मेंबर्स दिए हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से है। ठीक है, ये केवल ट्रस में पाई जाती है, और एक्सटर्नल तीनों में देखेंगे अपन। एक्सटर्नल डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट एंड एक्सटर्नल सपोर्ट लिख दूँ वो भी काफ़ी है। इंटरनल जो होती है इंटरनल मेंबर अरेंजमेंट पर, अब भैया बीम तो सिंपल मेंबर है, स्ट्रेट मेंबर होता है, उसमें तो कुछ है नहीं अरेंजमेंट, तो वहां पर तो होती ही है ये। और बात करें फ्रेम की, फ्रेम में भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, और फ्रेम तो स्टेबल होता ही, क्योंकि फ्रेम के जो जॉइंट होते हैं रिजिड होते हैं। बात होती है ट्रस की, ट्रस के जॉइंट पिन जॉइंटेड होते हैं, वो कभी भी ऐसे हो सकते हैं, ऐसे ऐसे कैसे मोड़ सकते हैं वो मेंबर। इसलिए ट्रस की हम क्या देखते हैं, इंटरनल स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है ना, तो अब अपन एक्सटर्नल के बारे में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद फिर अपन इंटरनल के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसे मिटा देता हूं। ये लिखते हैं अपन एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। तो ये तो अपन लिख चुके हैं ऑलरेडी, ये लाइन तो मैं लिखूंगा नहीं कि यह एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन पर डिपेंड करती है। बात आती है कि जो अपनी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी होती है किसी भी स्ट्रक्चर के एक्सटर्नली स्टेबल होने के लिए, कि बाहर से वो स्टेबल हो, उसके लिए क्या जरूरी है कि उसकी जितनी भी रिएक्शन, दो कंडीशन का फॉलो होना जरूरी है। पहली कंडीशन तो यह कि उसमें मिनिमम 3 रिएक्शन होनी चाहिए। देखो भाई, ये स्ट्रक्चर था, अभी मैंने देखा, ये क्या था बताओ? आप किसी स्ट्रक्चर पर मिनिमम कितनी रिएक्शन हो सकती है? तो 2 हो सकती है मिनिमम रिएक्शन, कि दोनों तरफ रोलर सपोर्ट हो तो कितनी रिएक्शन हो जाएंगी? 1 और 1, 2 रिएक्शंस। तो मिनिमम 2 रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, इससे कम हो सकती है रिएक्शन? इससे कम तो नहीं होगी। आप सोचोगे सर इधर से हटा दो, इधर तरफ आप फिक्स कर दो, मतलब कैंटिलीवर बना दो। तो कैंटिलीवर में भी कितनी रिएक्शन होती है? 3। एक तो मोमेंट की, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। तो मिनिमम किसी भी स्ट्रक्चर में 2 रिएक्शन हो सकती है, 1 और 1, जब दोनों तरफ रोलर सपोर्ट लगाए। लेकिन जब 2 हैं रिएक्शन, तो उस कंडीशन में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? अनस्टेबल होता है। मैंने बताया था क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा भी ऐसे मूव करूंगा तो ये आगे खिसक जाएगा, अनस्टेबल है ये। ठीक है, तो कौन सा अनस्टेबल है ये? एक्सटर्नली। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट के कारण है अनस्टेबल। अगर सपोर्ट इसके मजबूत होते तो दिक्कत नहीं होती, तो ये एक्सटर्नल अनस्टेबल है। अब बात करें कि भैया फिर हमें मिनिमम कितनी रिएक्शन होनी चाहिए? मिनिमम कितनी रिएक्शन होनी चाहिए कि सपोर्ट मेरा स्टेबल हो? मिनिमम रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैक्सिमम। तो उसी को हमने फर्दर देखा था कि अगर मैं एक तरफ हिंज और एक तरफ रोलर लगाता हूं तो क्या होता है? इसमें 2 रिएक्शन,
इसमें एक रिएक्शन, मतलब टोटल 3 रिएक्शन। तो 3 रिएक्शन है, अब की बार मिनिमम रिएक्शन कितनी है, 3 है, और 3 पर क्या है, ये स्टेबल है। तो कुल मिला के कहने का मतलब इतना सा है कि किसी भी स्ट्रक्चर के एक्सटर्नली स्टेबल होने के लिए मिनिमम 3 रिएक्शन का होना जरूरी है, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है, एक कंडीशन तो मैंने बोला एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए 2 कंडीशन फॉलो होना जरूरी है, पहले तो बता दी मैंने आपको। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये जो 3 रिएक्शन है ना जिनकी आप बात कर रहे हो मिनिमम, ये तीनों रिएक्शन नॉन पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल नहीं होनी चाहिए। आपने क्या किया, मिनिमम 3 रिएक्शन बोली थी मैंने, लो भाई लो सर, हमने 3 रिएक्शन लगा दी मिनिमम। क्या आपने ही तो कहा था कि एक्सटर्नल स्टेबल होने के लिए 3 रिएक्शन, तो आपने 3 रोलर लगा दिए, और तीनों के तीनों क्या है हमारे रिएक्शन, तीनों की वर्टिकल है। तो एक्सटर्नली, अब बताओ ये एक्सटर्नली स्टेबल है क्या, अब भी अनस्टेबल है, क्यों, तीनों ही रोलर हैं, ऐसे करोगे तो आगे भग जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये है कि मिनिमम 3 रिएक्शन होनी चाहिए स्टेबल होने के लिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये तीनों रिएक्शन नॉन पैरेलल, मतलब पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ये केस तो बनना ही नहीं चाहिए। नॉन पैरेलल, नॉन कनकरेंट, नॉन कनकरेंट और नॉन ट्रिवियल होनी चाहिए, कि ये मिनिमम 3 तो रिएक्शन हो, और तीनों रिएक्शन जो इनकी अपन बात करें वो तीनों पैरेलल नहीं होनी चाहिए, कनकरेंट नहीं होनी चाहिए, नॉन कनकरेंट, कनकरेंट नहीं होनी चाहिए मतलब नॉन कनकरेंट, और ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल। तो नॉन कनकरेंट का मतलब क्या, कनकरेंट संकेंद्रीय, एक ही बिंदु पर नहीं मिलनी चाहिए तीनों रिएक्शन। कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर हुआ, हमारी कर्व्ड बीम हुई, तो आपने इधर लगा दिया एक रोलर, एक सेंटर पर लगा दिया रोलर, और एक यहां पर लगा दिया रोलर। जब आपने तीनों के तीनों रोलर ऐसे लगा दिए, तो इसकी रिएक्शन वर्टिकल ऐसे, इसकी ऐसे, और इसकी ऐसे, तीनों तीनों, देखो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, तो तीनों की रिएक्शन कहां पर मिल रही है, इस सेंटर पर मिल रही है। तो ये कंकरेंट हो गया कि नहीं हो गया, संकेंद्रीय, बिल्कुल हो चुका है। अब क्या है इसमें प्रॉब्लम, कि इसमें ये प्रॉब्लम है, अगर मैं यहां पर इस एंड पर ऐसे एक यू मारूं, तो ये देखो यूं पेंडुलम की तरह हिल जाएगा। हिलने का मतलब क्या है, ये अनस्टेबल, ये भी क्या हो चुका है, अनस्टेबल। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों रिएक्शन जो है, ये देखो तीनों रिएक्शन देखते हैं अपन। तो पहली कंडीशन तो मैंने फॉलो कर दी थी कि मिनिमम 3 रिएक्शन होनी चाहिए। तो अगले ने क्या, तीनों सपोर्ट को कैसे लगा दिया, 1 2 3, ठीक है, ये मेरी फॉलो हो गई। दूसरी बात हमने कही थी ये तीनों रिएक्शन नॉन पैरेलल, तो उसने देखो ये तीनों को ऐसे लगा दिया, तो पैरेलल है क्या, नहीं, तो ये भी फॉलो हो गया। इसके फॉलो होने के बावजूद भी क्या है, ये अनस्टेबल, इसलिए ये कंडीशन आए कि नॉन पैरेलल, नॉन कंकरेंट, एक बिंदु पर नहीं मिलनी चाहिए, अदरवाइज ये ऐसे रोटेट करने लगेगी। तो ये नॉन कंकरेंट है, ठीक है, ये तो कंकरेंट है, इसलिए ये वाली अनस्टेबल है, तो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। और नॉन ट्रिवियल, इसको आप देख करके कॉपी पेन पे नहीं बता सकते। नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है कि जहां पर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, जो जहाँ पर भी आपके सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे की मिट्टी वगैरह ऐसी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए कि वो सपोर्ट धस ना जाए, उसकी एसबीसी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि सपोर्ट हमारा धस ना जाए, तो उसको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल। तो इसके अपन केवल लिखना है, बाकी इसको आप पता नहीं कर सकते हो किसी स्ट्रक्चर को देख करके कॉपी पेन पे कि ये ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल है, ठीक है ना। तो जब ये तीनों रिएक्शन हमारी नॉन पैरेलल, नॉन कंकरेंट, नॉन ट्रिवियल हो, तब जाके हम कहेंगे कि हाँ भाई अब स्ट्रक्चर हमारा एक्सटर्नली स्टेबल है। तो फिर से बोल देता हूँ, एक मिनट में आप इसको रिवाइज करें। देखो, किसी भी स्ट्रक्चर के एक्सटर्नली स्टेबल होने के लिए 2 कंडीशन का फॉलो होना जरूरी है। पहली कंडीशन है कि मिनिमम 3 रिएक्शन होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि 3 तो होनी चाहिए, और वो तीनों रिएक्शंस नॉन पैरेलल, पैरेलल नहीं होनी चाहिए, नॉन कंकरेंट और नॉन ट्रिवियल होनी चाहिए। तीनों रिएक्शंस नॉन पैरेलल, या तो मैं कहूँ नॉन पैरेलल या बोलूँ पैरेलल नहीं होनी चाहिए, बात तो एक ही है। नॉन पैरेलल होनी चाहिए या फिर पैरेलल नहीं होनी चाहिए, एक ही बात है ना, इसके आगे नॉन लग गया, नॉन पैरेलल, नॉन करेंट, नॉन। तो अब देखो इस स्ट्रक्चर, देखो इस स्ट्रक्चर में 3 रिएक्शन है कि नहीं, 2 तो 2 ये है, एक ही है, तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई। अभी इसको हम एक्सटर्नली स्टेबल बोल दें क्या, नहीं, उसके बाद हमको देखना होगा कि ये तीनों रिएक्शन नॉन पैरेलल, नॉन कंकरेंट, नॉन ट्रिवियल है या नहीं। तो तीनों रिएक्शन देखो नॉन पैरेलल है कि नहीं, बिल्कुल, ये 2 तो पैरेलल हैं, लेकिन ये थोड़ी है पैरेलल, ठीक है ना। तो ये तो परपेंडिकुलर होगी इसके, तो ये तीनों रिएक्शन पैरेलल नहीं है, ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई। नॉन कंकरेंट क्या एक बिंदु पर मिल रही है, बिल्कुल नहीं। देखो ये दोनों रिएक्शन तो इस वाले पॉइंट पर मिल रही है, और ये वाली रिएक्शन इस पॉइंट पर, तो 2 बिंदु हो गए इस स्ट्रक्चर के अंदर।
मतलब ये इसको भी फॉलो कर रही है। और नॉन ट्रिवियल वो तो अपन देख ही नहीं सकते, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये एक्सटर्नली स्टेबल है। तो एक्सटर्नली स्टेबिलिटी चेक करने के लिए दो चीज़ों को हम चेक करते हैं कि भैया स्ट्रक्चर हमारे 3 रिएक्शन है कि नहीं मिनिमम, और वो तीनों रिएक्शन नॉन पैरेलल, नॉन कंकरेंट और नॉन ट्रिवियल है या नहीं। जब ये सारी चीज़ कंप्लीट हो जाती है तब हम कहेंगे कि एक्सटर्नली स्टेबल है, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं है। इस पर छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, चेक करवाता है आपसे कि चेक करो एक्सटर्नली स्टेबल है या नहीं, तो अपन तुरंत देख के बता देंगे। पहले देखेंगे 3 रिएक्शन, अगर नहीं है 3 तो हम बता। अब देखो ये भी पूछता है कि अगर वहाँ पर इनमें से कोई सी कंडीशन बैठती तो यही पूछता है कि ये एक्सटर्नली अनस्टेबल है, तो कौन सा अनस्टेबल है। तो एक्सटर्नल अनस्टेबिलिटी भी हमारी 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक तो होती है स्टैटिक और एक होती है हमारी देखो जियोमेट्रिक। तो स्टैटिक और जियोमेट्रिक 2 प्रकार की होती है। स्टैटिक तो कौन सी होती है, जब हमारी 3 रिएक्शन ही नहीं है, जब ये वाला पॉइंट फॉलो नहीं होता तो कहलाती है स्टैटिक अनस्टेबिलिटी। मतलब ये तो ये कौन सा है अनस्टेबल है, स्टैटिक अनस्टेबल है, ठीक है ना। और जब ये तो फॉलो हो गई लेकिन नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल मतलब ये वाला केस, इसको बोलेंगे हम जियोमेट्रिक। कि भाई 3 रिएक्शन तो थी लेकिन आपने तीनों को इस तरह लगा दिया ज्योमेट्रिकली कि ये हमारे अभी भी अनस्टेबल बैठ रहा है, तो ऐसी इस अनस्टेबिलिटी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक अनस्टेबिलिटी। और ज्योमेट्रिक में भी कौन सी है, एक लाइन में जाएगा ये तो लीनियर। और ये भी ज्योमेट्रिक है कि भाई 3 आपके पास 3 सपोर्ट तो 3 है लेकिन आपने उनको लगाया इस तरीके से कि वो कंकरेंट बैठ गए, तो ये भी मतलब क्या है, ज्योमेट्री। तो ये भी ज्योमेट्रिक है, ये भी ज्योमेट्रिक, लेकिन ये लीनियर ज्योमेट्रिक है और ये रोटेशनल ज्योमेट्रिक है। तो अनस्टेबिलिटी को अपन ऐसे ही डिफाइन करते हैं, तो वो मैं आपको फ्लो चार्ट बना दूंगा, वहाँ पर डायरेक्टली अपन एग्जाम्पल लिख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर अपन उसके 1-2 क्वेश्चन करेंगे। तो अब अपन लिखते हैं इसमें डायरेक्टली, तो तुरंत चेक कर सकते हैं अपन। सबसे पहले अपन चेक करेंगे क्या कि मिनिमम 3 रिएक्शन है या नहीं। यहां मैं लिखता हूं किसी भी स्ट्रक्चर के एक्सटर्नली स्टेबल होने के लिए निम्न 2 कंडीशंस का फॉलो होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन, स्ट्रक्चर में सपोर्ट की मिनिमम 3 रिएक्शंस होनी चाहिए। दूसरा, ये 3 रिएक्शंस नॉन पैरेलल कॉमा नॉन कंकरेंट व नॉन ट्रिवियल होनी चाहिए। तो पहले हम ये चेक करेंगे, अगर ये ठीक बैठ रहा है फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये नहीं बैठ रहा ठीक, इसका मतलब वो हमारा अनस्टेबल है। और कौन सा अनस्टेबल है, स्टैटिक। मतलब 3 रिएक्शन नहीं, 2 रिएक्शन, तो स्टैटिक अनस्टेबल है। अगर ये हमारा चेक हो गया फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने देखा कि वो नॉन पैरेलल है या नहीं, वो नॉन पैरेलल नहीं है, मतलब वो पैरेलल रिएक्शन है, तो तभी वो अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया तो कौन सा अनस्टेबल है, लीनियर ज्योमेट्रिक, ठीक। और अगर वो पैरेलल नहीं है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नॉन कंकरेंट। तो अभी तो एक्स्ट्रा अभी स्टेबल हम नहीं बोलेंगे, हम आगे बढ़े, आगे देखा कि वो कंकरेंट हैं जबकि नॉन कंकरेंट होनी चाहिए, तो मतलब अभी भी अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो कौन सा है वो भी ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्री में कौन सा, रोटेशनल या एंगुलर, ठीक है ना। और अगर वो कंकरेंट नहीं है तो हमारा ओके है। तो ये तब जाके हम कहेंगे एक्सटर्नली स्टेबल। अब अपन लिखते हैं एक्सटर्नल अनस्टेबिलिटी, मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो कौन सी अनस्टेबिलिटी होती है, वो मैं फ्लो चार्ट में लिख देता हूँ और वहीं पर उनके
एग्जाम्पल के रूप में डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको याद भी रहे, ठीक है ना। वैसे मिटाता हूँ। देखो एक्सटर्नल अनस्टेबिलिटी दो प्रकार की होती है। स्टैटिक जब रिएक्शन 3 से कम हो। देखो जब अनस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक। स्टैटिक अनस्टेबिलिटी कब होगी? जब पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। पहली कंडीशन का मतलब जब रिएक्शन 3 से कम हो। इसमें देखो 3 से कम रिएक्शन है, तो इसमें अगर मैं इसको ऐसे मारूं तो ये आगे भग जाएगा। तो कौन सी, ये क्या है? स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल है। और कौन सा अनस्टेबल है? स्टैटिक अनस्टेबल है। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक की, कि पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई। कौन सी वाली? 3 रिएक्शन तो हैं, लेकिन 3 रिएक्शन के अंदर क्या आ रहा है हमारा? ये मैंने 3 रिएक्शन लगा दी, 1 2 और ये लो, पहली कंडीशन फॉलो हो गई, 3 रिएक्शन। क्या इसको स्टेबल बोल दें? नहीं। क्यों? हमने देखा कि तीनों रिएक्शन पैरेलल तो नहीं है। अरे भैया तीनों ही रिएक्शंस पैरेलल हैं, ठीक है, तो इसमें रिएक्शन की कमी तो नहीं है। मतलब ये स्टैटिक अनस्टेबल तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि रिएक्शन तो 3 है। एक कमी किस चीज की है? कमी ये है कि आपने उनको सही तरीके से नहीं लगाया। आपने तीनों को सपोर्ट को पैरेलल लगाया, आपकी ज्योमेट्री ठीक नहीं थी। तो ये ज्योमेट्रिक अनस्टेबिलिटी। और ज्योमेट्री में कौन सी है ये? आप इसको यूं मारोगे तो आगे ऐसे लीनियरली बढ़ेगा, इसलिए कौन सी है? लीनियर अनस्टेबिलिटी है ये, ठीक है ना। ऐसे ही बात करें, हमारी पहली कंडीशन फॉलो हो गई। पहली कंडीशन कौन सी फॉलो हो गई? कि हमारी मिनिमम 3 रिएक्शन होनी चाहिए। लो, एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया जिसमें देखो 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन और 3 रिएक्शन। तो मतलब तीनों रिएक्शन फॉलो हो गई? बिल्कुल हो गई। तो ये हमारा स्टैटिक अनस्टेबल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वो तीनों रिएक्शन हमारी जो हैं, ये तीनों रिएक्शन पैरेलल हैं क्या? नहीं, पैरेलल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि हमारी ये लीनियर अनस्टेबल भी नहीं है। फिर हमने आगे बढ़ा, हमने इसको कह दिया क्या कि ये स्टेबल है? नहीं, अभी तो हम चेक करेंगे, कनकरेंट तो नहीं है। लेकिन हमने चेक करने पर देखा कि तीनों की तीनों रिएक्शन के जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो क्या है? सेम है। मतलब ये बिंदु, तीनों रिएक्शन इस पॉइंट पर मिल रही हैं, इस पॉइंट पर मिल रही हैं। इसका मतलब क्या है? ये कनकरेंट हो गया। कनकरेंट हो गया तो उसमें क्या सीन होता है कनकरेंट वाले में? कि आप इसको ऐसे मारोगे तो ये पेंडुलम की तरह हिलने लग जाएगा। कैसे? एंगुलर या रोटेशनल। इसलिए ये तो, इसमें भी किस चीज़ की कमी है? हमारी ज्योमेट्री की, कि आपने इन सपोर्ट को सही तरीके से नहीं लगाया। अगर इन्हीं सपोर्ट को, इसको अगर मैं यहाँ लगा देता तब तो नहीं बैठ पाता ये, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारी, नहीं अगर यहाँ लगाता तब भी बैठता ये। क्यों बैठता? क्योंकि देखो यहाँ से भी रिएक्शन यहीं पर आती, तीनों का पॉइंट एक होता, तो तब भी क्या कहलाता हमारे? अनस्टेबल। कौन सा? ज्योमेट्रिक एंगुलर। तो आपको डायग्राम देकर पूछ सकता है कि बताओ, ऐसा डायग्राम देगा, कौन सा अनस्टेबल है? ये है लीनियर। ये कौन सा है? रोटेशनल। ऐसे पूछ सकता है आपसे। अपन एक दो एग्जाम्पल करते हैं। मैं इसे मिटाता हूं। एग्जाम्पल करते हैं अपन।
चेक एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। पहला है इसकी चेक करनी है हमको कि ये एक्सटर्नली स्टेबल है या नहीं। तो वही हमारा तरीका। पहला पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट मिनिमम 3 रिएक्शंस। बताओ, ये 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो पहली कंडीशन तो हमने ये चेक करी, ठीक है। तो क्या हमारी पहली कंडीशन फॉलो हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो क्या मैं इसको स्टेबल बोल दूं क्या? नहीं, अभी तो दूसरी और चेक करनी पड़ेगी मेरे को। और दूसरी कंडीशन क्या है मेरी? नॉन पैरेलल। क्या ये तीनों रिएक्शन नॉन पैरेलल? पैरेलल है क्या? देखो ये दोनों तो पैरेलल है, लेकिन तीसरी थोड़ी है। तीनों ही देखनी है हमको। तीनों पैरेलल नहीं है। ये दो तो पैरेलल है, लेकिन ये वाली पैरेलल नहीं है। तो नॉन पैरेलल है क्या? बिल्कुल नॉन पैरेलल है तीनों रिएक्शन। तो अब कह दूं एक्सटर्नली स्टेबल? नहीं भाई, अभी तो इसी में एक पॉइंट और देखना है। क्या? नॉन कंकरेंट। नॉन कंकरेंट। क्या तीनों रिएक्शन एक ही पॉइंट पर मिल रही है क्या? नहीं भाई, ये दोनों रिएक्शन तो इस पॉइंट पर मिल रही है, और ये वाली मिल रही है इस पॉइंट पर। तो कितने पॉइंट हो गए? पॉइंट हो गए मेरे पास 2। इसका मतलब कनकरेंट, संकेंद्रीय, एक बिंदु पर तो नहीं मिल रही, 2 पर मिल रही है। तो ये भी है क्या? बिल्कुल सही है। अब कह दूं क्या इसको मैं एक्सटर्नल स्टेबल? नहीं। अब मैं क्या चेक करना है? नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल तो मैं ऐसे चेक कर ही नहीं सकता, वो तो मैं फील्ड की कंडीशन पर चेक कर सकता हूं। लेकिन आपको बुक में हमेशा क्या मानना है क्वेश्चन में? नो। अगर आपको बोल देता है कि सॉइल इज लूज, सॉइल लूज है, तब तो अपन कहेंगे भाई ठीक नहीं है मामला। तो ये वाला भी अपना सही है। कुल मिलाकर के सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो क्या है हमारा? एक्सटर्नली स्टेबल है। ओके, ऐसे अपन चेक करते हैं। आपको देखो, जो मैंने 3 अभी जो डायग्राम बनाए थे ना इससे पहले फ्लो चार्ट में, वो 3 और एक ये 4, ये 4 देगा। इसके अलावा ज़्यादा नहीं पूछेगा। यही क्वेश्चंस बनते हैं इन पे। एक और है, वो मैं आपको लिखवाता हूँ। देखो, दूसरा करते हैं अपन एग्जाम्पल। तीसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन सॉरी। देखो, तो हमको चेक करनी है भाई मिनिमम 3 रिएक्शन है या नहीं। 1 2 3 1, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं इसको बोल दूं स्टेबल? नहीं, अभी तो चेक करना है नॉन पैरेलल है या नहीं। 3 रिएक्शन देखी मैंने, तीनों ही पैरेलल हैं, मतलब ये नॉन पैरेलल नहीं है। तो ये अनस्टेबल हो गया। तो तुरंत हमने क्या कह दिया? ये एक्सटर्नली अनस्टेबल। लेकिन वो बात गलत है। ये क्या आएगा हमारा? ये आएगा एक्सटर्नली स्टेबल। क्यों? कि सर आप या तो गलत पढ़ा रहे हो। भाई बात ऐसी है, वो बात ठीक है, हमको बुक ने बोला कि हमको चेक करनी तो 2 कंडीशन देखेंगे, लेकिन साथ में आपको विजुअलाइजेशन का प्रयोग करना है, देखना है स्ट्रक्चर को कि लोड की कंडीशन भी देखेंगे हम। लोड की कंडीशन देखी, अभी तक जो बात हो रही थी वो बात हो रही थी जनरल लोडिंग की, मतलब उस पर कोई लोड गिवन नहीं है। लोड गिवन नहीं है तो अपन जनरल लोडिंग मानते हैं, मतलब इंक्लाइन लोडिंग। और इंक्लाइन लोड होता है तब तो हम देखते हैं, जैसे मान लो इस पर कोई भी लोड नहीं होता तो अपन इसको क्या मानते हैं? जनरल। और जनरल मानते तो इंक्लाइन। इंक्लाइन मतलब एक कंपोनेंट उसका कैसा होता? हॉरिजॉन्टल होता। और उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये स्ट्रक्चर आगे खिसक जाता। भाई स्ट्रक्चर यूं कब खिसक सकता है? जब कोई ऐसे फोर्स लगाए तभी तो खिसक सकता है।
जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जब फोर्स केवल वर्टिकल में लगेगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसे कैसे घूम जाएगा अपने आप? भाई किसी बॉल के ऊपर भी आप वर्टिकल खड़े हो जाओगे ना तो बस आप ऐसे ही रहोगे, सीजी अगर मिल रही है तो। लेकिन आप थोड़ा बहुत ही मूव किए तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला और आप गिर जाओगे। तो ये जो अभी तक बातें हो रही थी वो किसकी हो रही थी कि कोई लोड नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था तो अपन हॉरिजॉन्टल मान रहे थे, सॉरी इंक्लाइन मान रहे थे। इंक्लाइन मान रहे थे तो उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल था जिसके कारण ये मूव कर रहा था, इसलिए हम इसको अनस्टेबल कह रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 3 रिएक्शन होने के बावजूद इसमें क्या समस्या है कि भाई साहब जो लोड है वो सपोर्ट पर लग रहा है और बिल्कुल वर्टिकल लग रहा है, मतलब इस पर कोई इंक्लाइन लोडिंग नहीं है। तो ये सपोर्ट इस लोड को आराम से झेल लेगा। तो ये क्या है हमारा नॉन पैरेलल होने के बावजूद, क्या है पैरेलल होने के बावजूद हमारा क्या एक्सटर्नली स्टेबल है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब बात क्लियर है। तो ये सारी की सारी बातें थी हमारी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी से रिलेटेड। अब हम देखेंगे इसके बाद इंटरनल स्टेबिलिटी और ओवरऑल। तो मैं इसे मिटाता हूँ, फिर अपन देखते हैं इंटरनल स्टेबिलिटी। तो नेक्स्ट लिखते हैं अपन बी, इंटरनल स्टेबिलिटी। यह है ट्रस में प्रेजेंट मेंबर्स के अरेंजमेंट पर निर्भर करती है। देखो भाई, इंटरनल स्टेबिलिटी की बात करें तो इंटरनल स्टेबिलिटी का मतलब केवल किससे होगा? हमारे इंटरनल मेंबर अरेंजमेंट पर। और इंटरनल मेंबर अरेंजमेंट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 प्रकार के, बीम, फ्रेम और ट्रस। बीम तो हमारा सिंपल स्ट्रेट मेंबर होता है, उसमें तो कोई अरेंजमेंट की जरूरत ही नहीं है, तो वहां तो होती नहीं, इंटरनल स्टेबिलिटी चेक ही नहीं करेंगे। फ्रेम की बात करते हैं तो फ्रेम के अंदर सभी जो जॉइंट होते हैं हमारे साथ साथ रिजिड जॉइंट होते हैं, वहां पर भी हम नहीं चेक करेंगे। बात आती है हमारे किसकी? ट्रस की। तो ट्रस के केस में सारे मेंबर्स पिन जॉइंटेड होते हैं, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है इंटरनल। तो इंटरनल स्टेबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, वही चीज आपको दोबारा देखनी है कि कैसे चेक करेंगे। m बराबर 2j-3 उसे चेक करेंगे। अगर m की वैल्यू 2j-3 के बराबर है तब तो परफेक्ट स्टेबल ट्रस है, अगर कम है तो डेफिशिएंट मतलब कमजोर है, और अगर ज्यादा है तो ओवर स्टिफ या रिडंडेंट है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये 3 ही केसेस होते हैं इसके, इन तीनों को अपन देखते हैं। तो मैं इसमें लिखता हूं ट्रस के लिए होती है केवल ये, इफ m इज इक्वल्स टू 2j-r का मतलब 3 लिख देता हूं मैं। तो इसको क्या बोलेंगे भाई? ये है भैया परफेक्ट स्टेबल ट्रस। m इज लेस देन 2j-3 तो डेफिशिएंट अनस्टेबल ट्रस, ये अनस्टेबल है। और इफ m इज ग्रेटर देन 2j-3 तो क्या है? ओवर स्टिफ या रिडंडेंट ट्रस। तीनों हो गए अपने। तो कुछ नहीं करना ट्रस के केस में, सिंपली हम क्या चीज चेक करेंगे? मेंबर्स की संख्या और जॉइंट दोनों को काउंट करेंगे, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करते ही अपन निकालेंगे। अगर मेंबर्स की वैल्यूज के बराबर बैठ रही है तो अपना परफेक्ट स्टेबल है, कम है तो डेफिशिएंट अनस्टेबल है। और कौन सा वाला? इंटरनली, इंटरनल की बात कर रहे हैं अपन, एक्सटर्नली इंटरनल, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल करते हैं अपन एक दो, उससे अपन देख पाएंगे कि ये इंटरनल स्टेबल है या फिर नहीं है। तो अपन देखते हैं एग्जाम्पल।
देखो भाई, तो अपन मेंबर, एक तरफ तो मेंबर लिखते हैं और 2j-3 लिखते हैं। वो तो अपन आगे देखेंगे कि ये इसकी इक्वल है क्या है। तो मेंबर गिनते हैं पहले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर हैं। 2 इंटू जॉइंट कितने, 1 2 3 4 5 6, कितना, 6 दूनी 12, 12 में से 3 गए तो 9, और ये क्या आया 8, और ये है 9। मतलब क्या बैठ रहा है, ये कंडीशन। ये कंडीशन का मतलब है, कौन सी कंडीशन बैठ रही है, ये सेकंड वाली। इसका मतलब क्या है, ये डेफिशिएंट या फिर अनस्टेबल। तो ये जो हमारा ट्रस है ये क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पे, सिंस m is less than 2j-3, therefore this truss is deficient unstable। ठीक है भाई, तो ये अपना एक एग्जांपल था, और भी अपन देखते हैं। मैं इसे मिटाता हूं भाई, मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे उतार लीजिए। एग्जाम्पल नंबर अपन 2 करते हैं। 2 में मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 2 में अगर मैं इसे ऐसे कर देता हूँ तो मेंबर कितने हो जाते हैं मेरे, जितने थे पहले उसमें एक बढ़ गया, मतलब 9 मेंबर हो गए। और जॉइंट तो इतने ही 1 2 3 4 5 6, तो 9 बराबर 9। तो क्या है यहाँ पे बैठ रहा है ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन बैठ रही है। तो फिर क्या होगा हमारा, देयरफॉर दिस ट्रस इज परफेक्ट स्टेबल ट्रस। कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट स्टेबल। ठीक है भाई, तो आपने देखा कि पिछले वाले केस में ये वाला मेंबर नहीं था, ये मेंबर नहीं था, तो ये ट्रस हमारा कमजोर था। क्यों कमजोर था, कि जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा तो ये जो पैनल दिख रहा है इसका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो तो ये रजिस्ट कर लेगा इंक्लाइंड वाला, लेकिन इस वाले पैनल का हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन करेगा, इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। पिछले वाले केस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट केस की, तो कोई नहीं करेगा, मतलब इंटरनली वो मजबूत नहीं है, मेंबर अरेंजमेंट ठीक नहीं है। अब हमने क्या किया, हमने एक मेंबर और लगा दिया इंक्लाइंड इस वाले पैनल में। इस पैनल में हमने एक मेंबर लगाया, तो ये इंक्लाइंड मेंबर का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स को आराम से बियर कर लेगा। तो इस वाले पैनल का ये वाला कर रहा है, इस वाले पैनल का हॉरिजॉन्टल फोर्स ये वाला इंक्लाइंड मेंबर बियर कर रहा है, तो दोनों ही बियर कर पा रहे हैं इजीली, दोनों बियर कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट स्टेबल ट्रस है। अब अगर मैं इससे ज्यादा मेंबर बढ़ाता हूं इसके अंदर, ठीक है, तो फिर मेरा ये क्या हो जाएगा, तब फिर ये मेरा जो मेंबर है ओवर स्टिफ, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्या, बस ये हमारे लिए सफिशिएंट है। अब अगर आप एक्स्ट्रा मेंबर करते हो, 9 की जगह 10 मेंबर करते हो, 10 मेंबर कैसे, मान लो एक मेंबर मैं यहां बढ़ा देता हूं, तो क्या ये फालतू काम कर रहे हो आप, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, बस ये परफेक्ट है। फिलहाल ये परफेक्ट है। अगर आप और बढ़ाते हो 9 से ज्यादा, तो ये नहीं कि आपने बहुत समझदारी काम किया है, आपका परफेक्ट तो यही हो चुका है, वो ओवर स्टिफ हो जाएगा। तो तीसरा एग्जाम्पल करते हैं, दूसरा आप उतार लीजिए। अब अपन तीसरा एग्जाम्पल, तीसरे में मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक मेंबर एक्स्ट्रा कर दिया, एक मेंबर एक्स्ट्रा कर दिया, तो ये हो गए मेरे 10। तो 10 क्या होता है, 9 से ज़्यादा। कौन सी कंडीशन बैठ रही है, ये वाली बैठ रही है। तो ये वाला ट्रस कौन सा होगा हमारा, स्टेबल तो होगा, लेकिन कौन सा होगा, ओवर स्टिफ। ओवर स्टिफ का मतलब क्या है, स्टिफ से भी ज़्यादा, ओवर स्टिफ, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुका है ये। तो ये मेरे 3 ट्रस हो चुके हैं, तीनों के तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए। अब अपन देखते हैं एक ओवरऑल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ सीक्वेंस में बताई दी, डेफिशिएंट क्या होता है, परफेक्ट स्टेबल क्या होता है, और ओवर स्टिफ। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसमें टॉपिक, मैं इसे मिटाता हूँ, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब देखिए आप, लास्ट टॉपिक है ओवरऑल स्टेबिलिटी। ये क्या होती है,
देखो भाई, ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करते हैं अगर अपन, तो अगर इसमें हमारा स्ट्रक्चर जैसे हमने स्टैटिक का देखा था, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी DSE और DSI, तो हमने ये देखते थे। अगर हमको ये ज्ञात करनी है तो मैं पहले ये ज्ञात करता था, प्लस में ये ज्ञात करते, इन दोनों को जोड़ देता था, तो मेरी क्या आती थी DS। ऐसे ही हमको ओवरऑल स्टेबिलिटी चेक करनी है तो हम एक्सटर्नल देखेंगे, इंटरनल देखेंगे, उन दोनों के बेसिस पे, उन दोनों के आधार पे हम बता पाएंगे कि वो ओवरऑल स्टेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल अगर हमारा स्टेबल है स्ट्रक्चर और इंटरनल भी क्या है, स्टेबल है, ओवरऑल क्या होगा, स्टेबल। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। अगर हमारा स्ट्रक्चर हमने एक्सटर्नली चेक किया कि वो स्टेबल पाया गया, इंटरनली चेक किया तब भी स्टेबल है, तो भैया ओवरऑल क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल ओवरऑल स्टेबल है वो। ठीक है, अगर ऐसा होता है ओवरऑल अनस्टेबल है और इंटरनली भी अनस्टेबल है, तो ओवरऑल क्या होगा, अनस्टेबल ही होगा। इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं थी। तो ये तो था सिंपल तरीका जो सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि अगर हमारा इंटरनली स्टेबल है और एक्सटर्नली स्टेबल है तो ओवरऑल स्टेबल होगा, इंटरनली अनस्टेबल है, एक्सटर्नली अनस्टेबल है तो ओवरऑल अनस्टेबल होगा। ठीक है, तीसरा केस क्या है, एक्सटर्नली तो है ओवर स्टिफ, डेफिशिएंट, देखो भाई, अब ये है काम की चीज जो आपको समझनी है। दोनों तो समझ में आ गए। अब अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है एक्सटर्नली तो कैसा है, ओवर स्टिफ। ओवर स्टिफ का मतलब आपने देखा कि अगर सपोर्ट ऐसे हैं, एक तरफ हिंज है, एक तरफ रोलर है, तो ये एक्सटर्नली स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी हमने चेक करी तो बिल्कुल फिट, हमारी 3 रिएक्शन होनी चाहिए थी और 3 ही है एकदम, तीनों नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट। तो मतलब एक्सटर्नली क्या हमारा परफेक्ट स्टेबल है, एक्सटर्नली, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर यहां पर मैं ये ना लगा करके एक हिंज लगा दूं तब भी क्या है, दो और दो 4 रिएक्शन हो गई भाई, 4 रिएक्शन, और चारों रिएक्शन नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट, मतलब ये भी क्या है, स्टेबल है। लेकिन ये कितना ज्यादा स्टेबल है, एक ओवर स्टिफ है, 1 डिग्री ओवर स्टिफ। 1 डिग्री ओवर स्टिफ क्यों, अपन को मिनिमम 3 रिएक्शन चाहिए थी, जबकि यहां पर कितनी है, 4 आ रही है, मतलब 1 डिग्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, 1 डिग्री ओवर स्टिफ है। कैसा, एक्सटर्नली। बात क्लियर है। और अगर हमारा ऐसा सीन बैठता है कि एक्सटर्नली तो 1 डिग्री ओवर स्टिफ है, मतलब क्या है, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, लेकिन वही ट्रस हमारा इंटरनली क्या है, डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट इंटरनली वो हमारा कमजोर है, लेकिन कमजोर भी क्या, सेम डिग्री। सेम डिग्री मतलब ये कितना डिग्री ओवर स्टिफ है, ये 1 डिग्री ओवर स्टिफ है एक्सटर्नली। ठीक है, और अगर हमारा वही ट्रस 1 डिग्री क्या हो, डेफिशिएंट हो, कमजोर हो 1 डिग्री, या अगर ये 1 डिग्री ओवर स्टिफ है, 1 डिग्री कमजोर हो, तो मतलब ये तो प्लस का हो गया, ये तो ओवर स्टिफ का मतलब स्ट्रॉन्ग है, प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो +1 - 1 बराबर 0। 0 का मतलब ये स्टेबल हो गया, ये तो स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो गया, ये कमजोर। तो इस वाली स्ट्रॉन्गनेस ने इस कमजोर को कंपनसेट कर दिया और ओवरऑल क्या हो गया, हमारा स्टेबल हो गया। फिर से समझ लीजिए, हमने चेक किया कि एक्सटर्नली जो हमारा ट्रस था वो 1 डिग्री, फॉर एग्जांपल 1 डिग्री क्या था, ओवर स्टिफ था, 1 डिग्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ओवर स्टिफ कैसे याद करेंगे भाई, हमको मिनिमम 3 रिएक्शन चाहिए थी, जबकि यहां पर कितनी है, 4। तो 3 से 4, 3 से कितना अधिक है, 1 डिग्री अधिक है। तो ये 1 डिग्री ओवर स्टिफ हो गया, मतलब +1 हो चुका है। ठीक है, वही ट्रस हमारा हमने देखा इंटरनली चेक किया, तो इंटरनली वो 1 डिग्री डेफिशिएंट कमजोर था।
तो इंटरनली भी 1 डिग्री ही कमजोर था, यानी 2 डिग्री। तो ये +1 था, वो -1, +1 -1 क्या हो गया, 0, +1 -1 इज इक्वल टू 0, मतलब ओवरऑल स्टेबल हो गया। तो इस ये जो एक्सटर्नली स्ट्रांगनेस थी उसने वीकनेस को कंपनसेट कर दिया, बराबर कर दिया। तो ये जो होती है हमारी, ये कहलाती है ओवरऑल स्टेबल इस वाले केस में। लेकिन ये ध्यान रहे कि डेफिशिएंट सेम डिग्री होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया ये एक्सटर्नली तो 1 डिग्री है और इंटरनली कितना डिग्री डेफिशिएंट है, 2 डिग्री। तो आपको ये तो समझ में आता है, +1 -2 बराबर -1, तो ओवरऑल क्या हो गया, अनस्टेबल। ठीक है, अगर ये हमारा +2 है और ये -1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस ये वैल्यू में कुल मिला करके क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, चाहे 0 आए चाहे पॉजिटिव आए। तो मैंने सेम डिग्री लिख दिया, सेम डिग्री मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम उतना होना। अब ये बात करते हैं हम एक्सटर्नल, अगर हमारा डेफिशिएंट है, एक्सटर्नली डेफिशिएंट मतलब ये मान लीजिए दोनों ही हमारे रोलर होते, तो ये कितनी रिएक्शन होगी हमारी, 2, जबकि चाहिए कितनी, 3, तो कितनी कम है, 1 कम है। तो इसको हम 1 डिग्री क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट, -1 डिग्री बोल दें इसको। तो 1 डिग्री डेफिशिएंट का मतलब क्या है, -1 हो गया एक्सटर्नली। और अगर सेम हमारा इंटरनली क्या है, 1 डिग्री मजबूत है, ओवर स्टिफ है, सेम डिग्री, तो -1 + 1 0 हो गया। ठीक है, तो इसको आप स्टेबल नहीं कहोगे, इसको आप क्या कहोगे, अनस्टेबल ही कहोगे। इस वाले केस में भी 0 बैठ रहा है, इस केस में भी 0 बैठ रहा है। अंतर क्या था, पिछले वाले केस में एक्सटर्नली तो स्ट्रांग था, इंटरनली पिछले वाले केस में तो ये था, देखो ये पिछला वाला केस बताता हूं, +1 -1 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा केस था -1 + 1 बराबर 0। ये तो है एक्सटर्नल और ये है इंटरनल और ये है ओवरऑल। तो बात आती है कि अगर हमारा एक्सटर्नली 1 डिग्री स्ट्रांग है और इंटरनली हमारा डेफिशिएंट है, तो +1 -1 0 बैठ रहा है, तो ओवरऑल उसको अपन बोलेंगे स्टेबल। ये बात हमें समझ में आती है। अगर सेम चीज हो रही है कि अगर हमारा एक्सटर्नली तो 1 डिग्री डेफिशिएंट कमजोर है, लेकिन एक्सटर्नली हमारा क्या है, एक्सटर्नली तो हमारा कमजोर है, इंटरनली उतना ही ज्यादा मजबूत है, तब भी 0 बैटरी वैल्यू, लेकिन इसको स्टेबल ना बोल के हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए किसी के पास स्टेमिना इतना ज़्यादा है कि वो 8 रोटियां खा करके और 8 किलोमीटर रनिंग कर सकता है, ठीक है, तो ठीक है, हमने मान लिया भाई इसमें स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर उसके पैर नहीं है, दोनों मान लीजिए दोनों पैर नहीं है, तो फिर वो स्टेमिना कुछ काम का ही नहीं है। पैर का मतलब क्या है, एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली इंटरनली चाहे कितना ही मजबूत हो, जब वो एक्सटर्नली मजबूत है ही नहीं, एक्सटर्नली कमजोर है, तो वो रनिंग कर ही नहीं पाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो सेम चीज है कि पहले हम एक्सटर्नली चेक करेंगे, अगर वो एक्सटर्नली स्टेबल है तब तो इंटरनल, आप ओवरऑल की बात करेंगे, अगर वो एक्सटर्नली ही डेफिशिएंट है तो ओवरऑल वो अनस्टेबल ही होगा। अगर कोई चीज एक्सटर्नली डेफिशिएंट है, एक्सटर्नली अनस्टेबल है, तो ओवरऑल क्या है, अनस्टेबल है, इंटरनली चाहे कितना ही क्यों ना हो। वही एग्जांपल ध्यान रखना है, अगर किसी के पैर नहीं, इंटरनल चाहे कितना ही स्टेमिना हो उसके अंदर, पैर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ओवरऑल अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। तो सेम चीज यहां पर है। तो ये इस वाले केस में क्या हो रहा है, एक्सटर्नली तो डेफिशिएंट कमजोर है और इंटरनली मजबूत है। अब इंटरनली चाहे ये 1 डिग्री छोड़ो, इंटरनली 5 डिग्री हुआ ना ये मजबूत, तो कितना आया, +5 -1 4 आया, तब भी अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली तो ओवरऑल उसको अपन क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अपन इनके एग्जाम्पल करवा देता हूँ 1-2 आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। मैं इसे मिटा रहा हूं भाई, मैं इसको मिटाता हूं। यहीं पर नोट लिख लेना आप, एक नोट लिख लेना इसके नीचे ही। नोट क्या लिखोगे, किसी भी स्ट्रक्चर के ओवरऑल स्टेबल होने के लिए एक्सटर्नल स्टेबल होना ज़रूरी है। एक्सटर्नल स्टेबल होगा तभी वो हमारा ओवरऑल स्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना? अब अपन लिखते हैं इसके एग्जाम्पल करते हैं। मिटा देता हूं मैं इसे।
पहला तो है ये है भाई, तो इसमें हम देखते हैं ओवरऑल चेक करना है, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल, इंटरनल, ओवरऑल। तो एक्सटर्नल देखो भाई कैसे चेक करते हैं, रिएक्शन 3 है क्या, नहीं 2 और 1 3, बिल्कुल 3 है, तीनों नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट, मतलब एक्सटर्नल क्या है, स्टेबल है। ठीक, परफेक्ट स्टेबल है, ना ज़्यादा मजबूत बहुत ज़्यादा, भी एकदम परफेक्ट। इंटरनल की बात करें तो कितने मेंबर हुए, M2J-3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 इंटू 6-3 9 बराबर 9, मतलब इंटरनल क्या है, स्टेबल। एक्सटर्नल स्टेबल, तो जब एक्सटर्नली स्टेबल है, इंटरनली स्टेबल, तो ओवरऑल स्टेबल, इसमें तो कुछ सोच विचार करना ही नहीं है। एक्सटर्नली स्टेबल है, इंटरनली स्टेबल है, तो ओवरऑल क्या है, स्टेबल है। ठीक, सेकंड करते हैं अपन, बताओ भाई एक्सटर्नली क्या है, एक और एक, 2 ही रिएक्शन है, 2 रिएक्शन मतलब रिएक्शन ही नहीं है, तो क्या है ये, 3 रिएक्शन ही नहीं है, एक्सटर्नली अनस्टेबल। और कौन सी अनस्टेबिलिटी कहलाती है हमारी, स्टैटिक, जब रिएक्शन 3 से कम हो तो स्टैटिक अनस्टेबल बोलते हैं, अनस्टेबल। इंटरनली चेक करें तो M बराबर 2J-3, तो मेंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 इंटू 6-3 मतलब 8 इज लेस देन 9, तो क्या हो गया ये, अनस्टेबल। तो ये हमारा सेकंड केस है, एक्सटर्नली अनस्टेबल, इंटरनली अनस्टेबल, तो ओवरऑल अनस्टेबल। ठीक है, तीसरा केस देखते हैं अपन, मैं से मिटा रहा हूं, मैं से मिटा देता हूं और अपन तीसरा केस देखते हैं अब। देखो भाई तीसरा केस, एक्सटर्नल की बात करें अपन, तो एक्सटर्नली क्या है ये, यहां पर 2 रिएक्शन, यहां पर 2 रिएक्शन, मिनिमम 3 रिएक्शन कितनी चाहिए, 3 चाहिए, जबकि रिएक्शन कितनी है, 4, और चारों नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट नॉन ट्रिवियल है। इसका मतलब क्या है, ये एक्सटर्नली स्टेबल है, और स्टेबल भी छोड़ो, ये तो 1 डिग्री ओवर स्टिफ है। क्यों, क्योंकि 3 की जगह 4 रिएक्शन है, स्टेबल है, और स्टेबल में क्या है, 1 डिग्री ओवर स्टिफ। ठीक, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई हमको। 1 डिग्री ओवर स्टिफ कैसे आया, 4 रिएक्शन है, जबकि मिनिमम 3 चाहिए, 4 - 3 बराबर 1 आया। इंटरनल देखते हैं, मेंबर कितने हमारे, 8 मेंबर देख चुके हैं हम, 8 लेस देन 9, तो हमारा क्या है ये, 1 डिग्री डेफिशिएंट अनस्टेबल। ठीक है, तो ये हमारा, ये तो ओवर स्टिफ ज़्यादा मजबूत हो गया, मतलब ये तो हो गया +1 और ये हो गया -1। ओवरऑल की बात करें तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल क्या है, +1 प्लस -1, तो हमारा क्या आ गया ये, बराबर 0। तो ओवरऑल क्या है, स्टेबल। तो ओवरऑल हमारा ये स्टेबल है। इसकी जो कमी थी उसको इसने पूरा कर दिया, कैसे कर देगा वो भी आप देख लो।
इसमें कमी क्या थी, इसमें कमी थी कि इस वाले पैनल में एक हमारा इंक्लाइंड मेंबर होना चाहिए जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स को रोक लेता। मान लो हॉरिजॉन्टल इस तरह से फोर्स लग रहा है तो ये तो मेरा बकल हो जाएगा, कौन रोकेगा? अब देखो इसमें क्या होती है, दो रिएक्शन होती है, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये रिएक्शन होती है। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया रिएक्शन का इस तरह से। तो अब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा उसको कौन रोक रहा है? ये रिएक्शन रोक रही है। ये वाली रिएक्शन जब रोक रही है तो इस वाले पैनल की जो कमी थी वो कौन, किसने पूरी कर दी? इसने। ये भी तो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होती तो रोकती, ये रोक लेगा। इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? ओवरऑल स्टेबल बोलेंगे। इसको चेक करते हैं अपन। तो ये क्या है हमारा, एक और एक, दो रिएक्शन, दो का मतलब क्या है? अनस्टेबल हो गया। और अनस्टेबल भी कितना है? 1 डिग्री डेफिशिएंट, मतलब -1 लिखेंगे। भाई 3 होनी चाहिए थी, 2 ही है। कितनी कम है? 1 कम है। कम का मतलब -1। इंटरनल की चेक करें तो इंटरनल मेरे मेंबर कितने हैं भाई? 8 9 10 11 मेंबर हैं, 11 ग्रेटर देन 9। तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेबल। और स्टेबल में कितना है हमारा? 2 डिग्री ओवर स्टिफ। 2 डिग्री क्यों है भाई? 9 होने चाहिए थे और ये कितने हैं? 11। 11 - 9 कितना? 2 डिग्री ओवर स्टिफ का मतलब +2 लिखेंगे हम। और यहां पर हम अगर देखते हैं ओवरऑल को तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल कितना है? -1 प्लस 2। तो मैंने करके देखा तो मेरा कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। +1 आने के बावजूद मैं इसे क्या लिखूंगा? अनस्टेबल। क्यों लिखूंगा? क्योंकि बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज एक्सटर्नली अनस्टेबल। ये स्ट्रक्चर एक्सटर्नली अनस्टेबल है। इसके बाद मेरे को ये चेक ही नहीं करना था, क्योंकि मैंने बताया जब कोई चीज़ बाहरी रूप से, एक्सटर्नल रूप से अगर अनस्टेबल, तो इंटरनल हमको देखना है। इंटरनल कितना ही स्टेमिना हो, ओवरऑल क्या होगा? अगर एक्सटर्नली अनस्टेबल है तो ओवरऑल अनस्टेबल ही होगा। तो हम इससे नहीं देखेंगे कि माइनस प्लस, ये प्लस आना चाहिए, नहीं। ये तो कब देखेंगे? ये देखेंगे इस वाले केस में, जब क्या है? एक्सटर्नली ज़्यादा आ रही है +1, तब देखेंगे हम। इस केस में देखेंगे। और इसमें भी आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें अगर ये मेरा +1 होता और ये इसमें मेरा +1 होता और ये होता -2, तब भी क्या आता हमारा? तब वैल्यू आती है हमारी -1, तो अनस्टेबल होता। ठीक है ना? तो ये हमारे कुछ केसेस होते हैं। तो ये जो यूनिट थी ये कंप्लीट हो चुकी है। लेक्चर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 8 में अपन देखेंगे नेक्स्ट यूनिट। बहुत छोटा सब्जेक्ट है, काफ़ी छोटे छोटे यूनिट्स है, क्योंकि इसमें ये जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो अपना सब्जेक्ट है बेसिकली कन्वेंशनल सब्जेक्ट है। इस पे आते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चंस। किसके अंदर आते हैं? जो हमारे कॉम्प्रेसिव क्वेश्चन, एसएससी का मेंस होता है, ईएस का मेंस होता है, सीएस का मेंस, आरपीएससी मेंस, जो भी मेंस एग्जाम होते हैं तो डेस्क्रिप्टिव में इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लेकिन अपने जो उसकी बात करें हम तो उसमें बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। उन सबको ही मैं कवर कर रहा हूँ 1 बाय 1। तो सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट यूनिट अपन देखें जो डिफरेंट मेथड होते हैं ना, स्ट्रक्चरल एनालिसिस जिनकी मैं बात कर रहा था पहले, उन सभी मेथड में से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर, उन सबको मैं कवर करूंगा, सारे मेथड्स के क्वेश्चंस को। ठीक है ना? वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो भी शायद एक लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपन। फिर नेक्स्ट अपन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, डिफ्लेक्शन देखेंगे और ट्रस, हर चीज़। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।